हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आर के। चलिए आज हम सेक्शन 2 का पार्ट 2 कर लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 का पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई और क्लॉज एच को हमने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफ, जी, आई और जे। एफ में हमारा दिया गया है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या दिया गया है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2 क्लॉज एफ में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं है, प्रोमिसेस है, ध्यान रखना, प्रोमिसेस है। 2B में आपने प्रॉमिस पढ़ा था, लेकिन यहाँ प्रोमिसेस है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉमिस हो सकते हैं। इसको हिंदी में व्यतिकारी या फिर पारस्परिक वचन भी कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बेयर एक्ट में दिखाती हूँ कि इसकी एक्चुअल लैंग्वेज क्या है। बेयर एक्ट में ये कह रहा, देखो आपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये सेक्शन 2। आपने ए में पढ़ लिया प्रपोजल, बी में प्रॉमिस पढ़ लिया, सी में प्रोमीजर एंड प्रोमीजी पढ़ लिया, डी में आपने कंसिडरेशन कवर कर लिया और ई में आपने एग्रीमेंट कर लिया। एफ अभी आप पढ़ने वाले हो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इसको आप पढ़ने वाले हो। promises which form the consideration or part of the consideration for each other। क्या each other, एक दूसरे के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन जो है वो होगा, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से कोई वादा करते हैं, मतलब प्रॉमिस करते हैं, और प्रत्येक का जो प्रॉमिस है दूसरे के प्रॉमिस का कंसिडरेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। आया होगा आपको समझ में? क्लियरली आपको समझ आया होगा। जैसे मान लीजिए राहुल को नया लैपटॉप चाहिए था। वह रोहित से कहता है कि राहुल, यदि तुम मुझे अपना लैपटॉप दे दो तो मैं तुम्हें 40,000 रुपये दूंगा। रोहित कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। अब राहुल ने वादा किया 40,000 रुपये देने का और रोहित ने लैपटॉप देने का प्रॉमिस किया। दोनों प्रॉमिसेस एक दूसरे के कंसिडरेशन है। यहाँ पर यही रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, ठीक है। और दो एक आप ले लीजिए एग्जाम्पल कि ए है, ए जो है बी से कहता है कि मैं मोटरसाइकिल दूंगा अपनी, लेकिन 80,000 रुपीज़ में, ठीक है। ए ने कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल दूंगा 80,000 रुपीज़ में। तब बी ने कहा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल मैं 80,000 रुपीज़ में लूँगा। तो अब ए का जो कंसिडरेशन है, अब इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया। इसने मोटरसाइकिल डिलीवर करने के लिए कहा बी से, और बी ने कहा कि मैं उसके बदले में आपको 80,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, ठीक है। इसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहेंगे। ए की तरफ से मोटरसाइकिल डिलीवर करने का प्रॉमिसेस है और बी की तरफ से 80,000 रुपीज़ पे करने का प्रॉमिस हुआ। बोथ प्रॉमिसेस आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों प्रॉमिसेस जो हैं वो कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए। ये दोनों जो प्रॉमिसेस हैं, इसके द्वारा किया गया प्रॉमिस और इसके द्वारा किया गया प्रॉमिस, इन दोनों के द्वारा किया गया जो प्रॉमिस है वो वही कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। देखो, प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी दोनों के डिफरेंस का, तब जाके आपको क्लियर होगा। बहुत ही माइनर सा इन दोनों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस को पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। उस डिफरेंस को अगर आप नहीं जानोगे, पहचानोगे, तो एग्जामिनर आपसे कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 का ये हो एफ। अब जी, क्लॉज जी, क्लॉज जी में है वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट को आप हिंदी में शून्य करार भी कहते हैं, करार या समझौता, या समझौता, ठीक है।
वॉइड एग्रीमेंट क्या है, एक बस छोटा सा डिफरेंस आप उसमें एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में देख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो विधि द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और ऐसा एग्रीमेंट जो विधि द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट यानी कि शून्य करार, मतलब जिसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, हम उसको पूरा कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक इसका जो हिंदी जो वो होगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ दूं मैं आपको वॉइड एग्रीमेंट की। देखो ये है वॉइड एग्रीमेंट क्लॉज जी में, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, ये देखो नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। और देखो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, यही मैंने आपको बताया था ना अभी, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर है एग्रीमेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है तो वो क्या हुआ, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ओके, तो देखो ऐसा ऐसा समझौता, ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानून एनफोर्स नहीं कर सकता वह वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्रीमेंट तो है लेकिन कोर्ट उसे लागू नहीं करेगी, इन दोनों एग्रीमेंट तो होता है वो लेकिन उसको कोर्ट लागू नहीं कर सकता। दो दोस्त अमित और विकास यह तय करते हैं कि वे प्रतियोगी परीक्षा में नकल करेंगे और जो पास होगा वह दूसरे को 50,000 रुपये देगा। दोनों सहमत हैं, दोनों के बीच में समझौता हो गया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ना कानून और मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं करेगा, यह वॉइड एग्रीमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता देती हूँ कि मान लीजिए ए जो है कहता है कि अगर तुम चोरी करोगे मेरे लिए तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ए कहता है, ए ने कहा बी से कि अगर तुम थेफ्ट कमिट कर देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगा। इसने ए ने कहा कि अगर तुम थेफ्ट कर देते हो, थेफ्ट कर देते हो, थेफ्ट कमिट करते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो अब क्या है कि ये चोरी कर लेता है, ये चोरी कर भी जो है चोरी कर लेता है इसके कहने पे कि इसने एक जगह बताई कि तुम्हें यहाँ से चोरी करके ये सामान लेना है, कोई गुड होगा जो इसको चोरी कराना होगा, और वो जो सामान है उसको इसने चोरी कर लिया। लेकिन ये ए ने क्या किया, ए ने उसको 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो अब बी जो है ना, ये बी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड। क्यों वॉइड क्यों हुआ, क्योंकि ये इलीगल काम है। इलीगल काम के लिए कोई भी कंसिडरेशन इलीगल कंसिडरेशन हो जाएगा, और इलीगल जिसका इलीगल कंसिडरेशन जिसमें होगा वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए ने क्या कहा कि भाई तुमने ये सामान चोरी कर लिया लेकिन मैं तुम्हें ये पैसे तो नहीं दूंगा। बी जो है अब कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि मैंने इसके लिए चोरी करी थी और और इसने मेरे को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था और इसने मुझे 1 लाख रुपीज नहीं दिए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून में जाकर एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, या फिर ऐसे एग्रीमेंट को कानून लागू नहीं करती। ठीक है, ए अग्रीज टू पे बी 1 लाख रुपीज इफ बी कमिट्स थेफ्ट, कोर्ट विल नेवर एनफोर्स दिस एग्रीमेंट, हैंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ओके, 2H आपने देख ही लिया, मैंने आपको 2H करा ही दिया था, तो 2H हम नहीं करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 का क्लॉज H, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है ये, इसको ध्यान रखना। इसको हम अनुबंध भी कहते हैं, संविदा या अनुबंध भी हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसकी जो परिभाषा है वो आपको मालूम है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा समझौता वो एग्रीमेंट जिसे कानून लागू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ओके उसके बाद से ये आपका हो ही गया था
अगर आप चाहें तो एक मैं दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 50 लाख रुपीज़, बी अग्रीज टू पे द प्राइस, और बी जो है उस प्राइस को देने के लिए तैयार हो जाता है, तो द एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिबल। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, अब जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, ये ए है, ए ने कहा कि मैं जो है अपना घर बेच रहा हूँ और 50 लाख रुपए में बेचूंगा, 50 लाख रुपए में, ठीक है, मैं अपना घर 50 लाख रुपीज़ में बेच रहा हूँ। बी ने कहा कि मैं 50,000 रुपये में आपका घर लूँगा, मैं आपका घर 50 लाख रुपए में ले लूँगा। अब उसके बाद से क्या हुआ कि इन्होंने मना कर दिया, ए ने कहा कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट हो गया, इन्होंने 50 लाख रुपीज़ इनको दे दिए, लेकिन इन्होंने ये घर देने से मना कर दिया, कह दिया नहीं मैं घर तो नहीं तुम्हारे नाम करूँगा। तो बी जो है कोर्ट जा सकता है, कोर्ट जा सकता है और अपने इस जो एग्रीमेंट, जो इस एग्रीमेंट को वो एनफोर्स करा सकता है, और कोर्ट इसमें बी का साथ देगी। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। और बाकी चीज़ें सारी डिटेल में आगे भी पढ़ोगे। अभी तो जो इन टर्म्स को, जो बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पे, इनको डिफाइन किया गया है, जो पूरे एक्ट में आपको मदद करेंगी समझने में, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज HI, सेक्शन 2 का क्लॉज आई में क्या दिया गया है, आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप बेयर एक्ट जरूर पढ़ना, बिना बेयर एक्ट के प्लीज़ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना तो वो क्लियर होंगे, और एक्चुअल लैंग्वेज जो लॉ की है वो बेयर एक्ट में ही दी गई है। बाकी तो बुक्स में तो इंटरप्रिटेशन है और आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हिंदी में शून्यकरणीय संविदा भी कहते हैं, ओके। तो अब देखो इसको हम समझ लेते हैं। ऐसा एग्रीमेंट जो एक पक्ष की इच्छा पर लागू किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष की विलिंग पर नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मैं इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is avoidable contract। आया होगा समझ में कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो एक पक्ष की इच्छा पर एनफोर्स किया जा सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष की इच्छा पर वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट वैध है, लेकिन एक निर्दोष, मतलब एक अग्रीव्ड जो पार्टी है चाहे तो उसे रीसाइन या कैंसिल कर सकता है। जैसे मान लीजिए रवि ने मोहन को धमकी दी कि यदि तुम अपनी जमीन मुझे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा या मार डालूंगा, जो भी है। तो डर के कारण मोहन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में मोहन अदालत जा सकता है, बाद में मोहन जो है अदालत जा सकता है, कह सकता है कि इसने मेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरी इच्छा के विरुद्ध था, इन्होंने मुझे धमकी देकर ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो उसके लिए वो जा सकता है। लेकिन दूसरा जो पक्षकार है जिसने धमकी दी थी वो कोर्ट में नहीं जा सकता, वो ये नहीं कह सकता कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैंने धमकी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको विवश किया और अब इसने कर दिया और अब ये उसको पूरा नहीं कर रहा है। तो दूसरी पार्टी नहीं जा सकती, लेकिन जिसकी धमकी से एसेंट ली गई है वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन रवि के पास वह विकल्प नहीं है अब यहाँ, तो ये ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आया होगा समझ में। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। ए ने बी से कहा कि तुम अपनी कार मुझे 1 लाख रुपीज़ में दे दो, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुमको मार डालूंगा, तो इसने कोएर्सन किया, मतलब इसको धमकी दी, ठीक है, इसको धमकी दी, ठीक है, इसको धमकी दी, धमकी से इसने इसकी कंसेंट ले ली, एसेंट ले ली। इसने कहा ठीक है मैं तुमको अपनी कार 1 लाख रुपए में दे दूंगा, जबकि इसकी कीमत थी 5 लाख, इसकी कीमत थी 5 लाख, जबकि लेकिन इसने धमकी के कारण 1 लाख रुपए में मान गया यहाँ पर। तो अब क्या है कि ए जो है कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल
करना चाहता हूँ तो वो कैंसिल कर सकता है। लेकिन बी अगर ये कहे कि ए के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अब ये मुझे 1 लाख में नहीं दे रहा है और आप इसको जो है एनफोर्स कराएं, तो बी को राइट नहीं है कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का, बट ए को राइट है कि वो उसको एनफोर्स करा सकता है, कैंसिल करा सकता है या फिर वो उस बात को मानकर आगे जा सकता है। ये डिपेंड करता है टोटली ए पर। ओके, एक हमारा क्लॉज और रह रहा है लास्ट, सेक्शन 2 का जे। सेक्शन 2 का जे क्लॉज है जो लास्ट वन है हमारा, इसमें है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब शून्य संविदा हिंदी इसकी होगी। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल मीनिंग बेयर एक्ट में क्या है ये देखो। बेयर एक्ट आप जरूर पढ़ना, बेयर एक्ट के बिना कुछ नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज जे, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ओके, इसका कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध होता है, लीगल होता है, लेकिन बाद में किसी घटना के कारण उसे पूरा करना असंभव या गैरकानूनी हो जाता है या हो गया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि रिया ने एक प्रसिद्ध गायक को अपनी शादी में गाने के लिए बुक किया। ठीक है, एक सिंगर को बुक किया कि वो गाना गाए। कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम जब हुआ तो उसके पहले ही अचानक से उसकी डेथ हो गई सिंगर की। तो अब जो प्रोग्राम है उसमें प्रोग्राम में गाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि जिसको गाना था वो है ही दुनिया ही में नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये किसी घटना के होने से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम वैलिड था, लेकिन ये बाद में वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया? वॉइड का मतलब कि उसको कोर्ट जो है एनफोर्स नहीं करा सकती। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैध था, लीगल था, अब वह एनफोर्स नहीं हो सकता, इसलिए यह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल अ स्पेसिफिक हॉर्स टू बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को, एक एक हॉर्स है, मान लीजिए एक हॉर्स है, उसको बेचने का बी को इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ। ओके, इसको इसकी डिलीवरी के पहले ही, अब जैसे ही ये इसको डिलीवरी करना चाहता था, इसको बी को जैसे ही इसकी हॉर्स की डिलीवरी कर रहा था, इसकी डेथ हो गई, इसकी हॉर्स की डेथ हो गई। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस टाइम हुआ था उस टाइम तो ये वैलिड था, लेकिन अब जैसे ही इसकी डेथ हो गई डिलीवरी से पहले ही, इसको इसके पास तक नहीं पहुंचाया गया, उससे पहले ही इसकी डेथ हो गई, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो गया। वॉइड क्यों हो गया? क्योंकि इसको कोर्ट जो है एनफोर्स नहीं करा सकती। एनफोर्स कैसे करा लेगी भाई? एनफोर्स कैसे, जब जो जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ही एग्जिस्ट नहीं है, उसका ही एग्जिस्टेंस, वो ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उसको कैसे कोर्ट एनफोर्स करा सकती है? तो किसी भी घटना के कारण, जो प्राकृतिक घटना, जो नेचुरल कुछ घटनाएं हो जाती हैं, अगर उसके कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एनफोर्स कराना, उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपको समझ आया होगा। आई होप कि आपको सारे टर्म्स जो सेक्शन 2 के अंदर क्लॉजेज में डिफाइन किए गए हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।